नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी पेपर 2017 के बारे में। जितने भी प्रश्न थे हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में, उन सभी प्रश्नों का गहनता से विश्लेषण किया गया है। हर एक प्रश्न के हर एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि आने वाले एग्जामों में अगर आपके इनमें से प्रश्न वापस रिपीट भी होते हैं तो आपके उनमें से एक भी गलत नहीं होगा। चलो हम देखते हैं पहला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला। एक बात और बता दूं, ये सभी प्रश्न वही है जो हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में आई है, लेकिन इनको वापस रीटाइप करके लिखा गया है ताकि आपको आराम से समझ आ सके। तो पेपर में से कॉपी पेस्ट लिए नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें हो सकता है कुछ एक दो गलती भी रह गई हो। और जो हमारे निरर्थक है अब आने वाले एग्जाम हाई कोर्ट एलडीसी 2021 में, जैसे कि हमारे अब ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, विश्लेषण विशेषण वाला टॉपिक नहीं है, तो ऐसे टॉपिकों के प्रश्नों को हटाया गया है जो हमारे लिए 2021 हाईकोर्ट एलडीसी में निरर्थक है। तो बाकी लगभग 70 से 71 क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है, और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे और हर एक प्रश्न को ध्यान से समझोगे। पहला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। देखो, एक तो उपयुक्त होता है, एक उपयुक्त होता है, एक उपयुक्त होता है, एक उपयुक्त होता है, और इस उपयुक्त का संधि विच्छेद होता है ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। और इस उपयुक्त का तो अर्थ होता है जो ऊपर लिखा गया है या ऊपर कहा गया है, मतलब ऊपर के सेंस में होता है। लेकिन ये उपयुक्त होता है तो उपयुक्त का अर्थ होता है जैसे जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, सार्थक शब्द कौन सा है, या बेस्ट से बेस्ट अर्थ देने वाला वर्ड कौन सा है, उसके सेंस में तो होता है उपयुक्त शब्द। और उपयुक्त होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो कहा गया के बारे में। तो जानने की इच्छा रखने वाले को आप सभी को पता ही है, जिज्ञासु कहते हैं। अब देखो, जिज्ञासु से संबंधित ही दो तीन वर्ड और आते हैं, जैसे कि एक आता है अज्ञे, एक आता है विज्ञ, एक आता है अभिज्ञ, एक आता है अनभिज्ञ। तो आपको इन चारों के अर्थ जरूर समझना है, क्योंकि हर एग्जाम में इनमें से कोई सा एक ना एक वर्ड तो टपक ही जाता है। तो देखो, अज्ञ का अर्थ तो होता है अनजान, इस अज्ञ का अर्थ होता है अनजान। विज्ञ का अर्थ होता है जानकार। लेकिन आप इस अभिज्ञ का खास तौर से ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें? क्योंकि देखो, इसमें अभी तो उपसर्ग है, इसमें अभी तो उपसर्ग है। अगर उपसर्ग आपको पूछ ले तो अभी उपसर्ग है, न कि है। और इसका अगर अर्थ पूछे तो इसका अर्थ जानकार होगा, न कि अनजान। ये खास तौर से ध्यान रखें। क्यों मैं इसलिए इस अभिज्ञ के बारे में क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, अभिज्ञ में ज़्यादातर देखो जैसे अज्ञ लिखा हुआ है और विज्ञ लिखा है, तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अभिज्ञ में अ उपसर्ग है और विज्ञ यानी जानकार, और अ लगेगा तो नेगेटिव अर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभिज्ञ में अभी तो उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है जानकार, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। तो आप इन चारों वर्डों के, चारों शब्दों के अर्थ को जरूर ध्यान रखें। ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, उपसर्ग की दृष्टि से भी पूछा गया है, और इसके अर्थ के संबंधी मतलब शब्द युग्म के बारे में भी पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और देखो, एक ऐसा ही दूसरा है इंद्रजीत। इंद्रजीत उसे कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। एक तो देखो, जितेंद्रिय और इंद्रजीत, इन दोनों को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामों में प्रश्न, और रिपीट वही होने वाले हैं जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, मतलब जिसमें इंद्रियां नाम आए, और लास्ट में जिसमें इंद्रियां नाम आए, वो तो सेम ही है, ये समझ लेना आप। अगर कोई जुगाड़ लगाओ तो ये जुगाड़ लगा लेना, जिसमें एक तो देखो जिसने इंद्रियों, इसमें इंद्रियों आना है, और जितेंद्रिय इसमें इंद्रिय आती है, मतलब पूरा इंद्रिय इसमें भी आता है और इंद्रिय इसमें भी आता है। तो जितेंद्रिय से अगर ऐसे न रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इंद्रजीत। ये तो इंद्रजीत है, मतलब इंद्र को जिसने जीत लिया है, या फिर जिसने इंद्र को
विजय प्राप्त कर चुका है, या इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर चुका है। लेकिन जितेंद्रिय आ जाए तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इसमें तो देखो इंद्रिय आना है, इंद्र नहीं आना है, और इसमें इंद्र आना है, इंद्रिया नहीं आना है। इनका आप खास तौर से ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिसे जाना न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसे जाना न जा सके इसका होता है अज्ञेय, और अशक्त का होता है शक्तिहीन, निर्बल और कमजोर। इसका अर्थ भी आप ध्यान रखें। अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन, निर्बल या कमजोर, निर्बल या कमजोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऊपर की ओर जो जाता है उसके लिए एकल शब्द आता है ऊर्ध्वगामी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपराध किसी का और दंड किसी को के लिए निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? मतलब आपको बताना है कि अपराध किसी का और दंड किसी का, इन चारों में से इसके लिए सही सुमेलित लोकोक्ति कौन सी होगी, या सही भावार्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी? तो देखो पहला ऑप्शन है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आपको बता दूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है कि जैसे असफलता से लज्जित होकर क्रोध कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए आता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और आगे देखो, खेत खाए गधा मार खाए जोला। तो इसका अर्थ होता है कि अपराध तो किसी का ही है और दंड किसी को ही मिलता है। इसका अर्थ होता है अपराध तो किसी का ही है और दंड किसी को ही मिलता है। तो इसके लिए ये बिल्कुल सही भावार्थ देने वाली लोकोक्ति हो जाएगी, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। और तीसरा होता है जिसकी लाठी उसकी भेष, जिसकी लाठी उसकी भेष। तो आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है कि शक्तिशाली का ही प्रभुत्व होता है, अर्थात जिसके पास शक्ति होती है या ताकत होती है उसी की वस्तु हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आठ कनौजिए नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। आठ कनौजिए नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, इसका सही अर्थ होता है फूट होना। सही अर्थ होता है फूट होना। और देखो अब आठ कनौजिए और नौ चूल्हे, अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। एक तो देखो अनमेल मिश्रण और एक फूट होना। तो आपको बता दूं, अनमेल मिश्रण के लिए एक आती है लोकोक्ति आधा तितर आधा बटेर। आधा तितर आधा बटेर, इसके लिए एक लोकोक्ति आती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आधा तितर आधा बटेर, इसका मतलब हो गया अनमेल मिश्रण है। और आठ कनौजिए और नौ चूल्हे का अर्थ होता है फूट होना। जबकि अगर ऑप्शन में अगर ये ना आए तो आप भूलकर भी अनमेल मिश्रण वाला न करें। अगर ये ऑप्शन में आता है और ये न आएगा तो वहां पर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा बिल्कुल सही अर्थ है फूट होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सावन सुको ने भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। सावन सुको ने भादो हरा, इसका सही उत्तर होगा सदा एक ही दशा में रहना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाली, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। तो आपको बताना है कि भीतर से तो शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करना, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन तो देखो आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम, इसका तो अर्थ हो जाएगा दोहरा फायदा होना। और आपको बता दूं, ये दोहरा होता है, कभी भी दोहरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दो के सेंस में जब भी दो संख्या के बारे में बात आती है तब उसके लिए दो उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोपहर नहीं होता, दोपहर होता है। इसका भी आप ध्यान रखें, दोपहर होता है न कि दोपहर होता है। क्योंकि जहां पर दो के अर्थ को सेंस में या दो के अर्थ के सेंस में प्रयोग उपसर्ग लिया जाता है वो होता है दो, न कि दो। जैसे दोगुना हम आम तौर पर दोगुना लिखते हैं और दोगुना बोलते हैं, लेकिन आप सही व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये दुगुना होगा न कि दोगुना। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन तो है आम के आम और गुठली की दाम, इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा फायदा। और अगला ऑप्शन है दूर के ढोल सुहावने लगना। तो ये आपको बता दूं, पहली बात तो ये तो मुहावरा है न कि लोकोक्ति। और इसका अर्थ होता है
कुछ चीजें दूरी से ही अच्छी लगती है, इस सेंस में ये अर्थ, ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों हाथों में लड्डू, तो यह भी मुहावरा है, दोनों हाथों में लड्डू होना, तो इसका अर्थ भी हो जाएगा हर प्रकार से लाभ होना, हर प्रकार से लाभ होना। लास्ट ऑप्शन बच्चा है मुंह में राम बगल में छुरी, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीतर से शत्रुता ऊपर से मीठी बात के लिए सही है मुंह में राम और बगल में छुरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिन खोजा तीन पाइयां गेरे पानी बेट, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा है? तो इसका संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो वापस इसमें जैसे जिन खोया तीन पाइयां गेरे पानी बेट, तो आपको एक बात तो ये बता देता हूं और आपको पता भी होगा कि जो लोकोक्ति में शब्द जो प्रयोग हुए हैं वापस वही उसी अर्थ में प्रयोग नहीं होंगे, जिसमें जैसे इसमें पानी शब्द प्रयोग हो गया तो वापस जैसे इसमें पानी आ गया, पानी में गहरे उतर कर खोजना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर पानी में सांस रोकर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट में संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है, तो तैरने की बात यहाँ पर तो तैरने की कोई बात ही नहीं है। इसका सही अर्थ होगा संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन। तो पहले में तो देखो उत्तर आ गया तो ये तो होने वाला नहीं है। दूसरे में उत्तर प्लस अयन बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। तीसरा ऑप्शन है हमारी उत्तर प्लस अयन, अयन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि रामायण का संधि विच्छेद भी ये होता है। रामायण का संधि विच्छेद भी इसी तरीके से होता है जैसे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन होता है न कि अयन होता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उत्तरायण और रामायण में जब भी अंतिम में अगर हण आ जाता है तो संधि विच्छेद करते समय वहां पर आप न का यूज करें न कि हण का, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तर प्लस अयन। लास्ट ऑप्शन है उत्तरा, उत्तरा तो होता ही नहीं है, उत्तर प्लस अयन होगा और इसमें अणा आ गया और इसमें भी अणा आ गया। इसी प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प ब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? आपको बताना है कि जो नीचे संधि विच्छेद दिए गए हैं उनमें से सही संधि विच्छेद कौन से शब्द का है। तो देखो पहला है भाव प्लस उक भावुक, तो आपको ये तो पता है कि भाव प्लस उक तो होता ही नहीं है, इसका होता है भाव प्लस उक, भाव प्लस उक होता है और इसमें संधि हो जाएगी अय्यादी संधि। कौन सी संधि? अय्यादी संधि हो जाएगी। औ का क्या हो जाता है आव, और जब आप भावुक बोलोगे तो देखो ये फीलिंग आ रही है भाव, आव की फीलिंग आती है भावुक में, भावुक भावुक और आव, भाव और आव। तो इसी प्रकार ये औ प्लस उक होगा न कि ओ प्लस उक होगा। दूसरा है अभिषेक, अभी प्लस सेक, तो आपको बता दूं यहाँ पर ये मूर्धन्य से नहीं आएगा, यहाँ पर दंत्य से का प्रयोग होना चाहिए था, अभी प्लस सेक। मन प्लस रंजन मनोरंजन, तो ये मनोरंजन तो सही है लेकिन मन के आगे क्या होना चाहिए था? विसर्ग होना चाहिए था, क्योंकि मनोरंजन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। लास्ट ऑप्शन है भानु प्लस उदय भानुदय, बिल्कुल सही विकल्प है भानु प्लस उदय भानुदय। अब आपको बता दूं ये तो चार विकल्प दे दिए गए तब हमें पता चल गया कि भानु प्लस उदय भानुदय बिल्कुल अलग है, लेकिन जब यहाँ पर उदय छोटा दे देता उदय बड़ा देता था फिर हमें कंफ्यूज हो जाता। तो इसके लिए देखो आप जरूर ध्यान रखें कि हमेशा ही कुछ शब्द है फिक्स है जो ही गुण संधि में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे उर्मी, उर्मी में हमेशा बड़ा उ का प्रयोग किया जाता है, उष्मा में हमेशा बड़ा उ का प्रयोग किया जाता है, उद्रव में हमेशा बड़े उ का प्रयोग किया जाता है, ऊह में हमेशा बड़ा उ का प्रयोग किया जाता है, उडा में हमेशा बड़ा उ का प्रयोग किया जाता है और ऊन में हमेशा बड़ा उ का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आपके कहाँ पर काम आएंगे? जैसे आपको पूछ लिया जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको एक में तो उर्मी, उर्मी में बड़ा उ दे देगा, एक में उर्मी छोटा उ दे देगा, छोटा उ दे देगा। तो आपको बता दूं अगर ये शब्द आपको पहले से याद है उर्मी उष्मा उद्रव ऊह उडा ऊन, तो आपके बिल्कुल भी संधि विच्छेद कभी भी गलत नहीं होने वाला।
ये हमारी गारंटी है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि उर्मी, उर्मी, उष्मा, उर्ध्व, ऊ है उड्डा, ऊन, इनमें तो बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। और जैसे उष्मा आ गया, सॉरी उषा आ गया, उष्ण आ गया, उदय शब्द आ गया, उक्ति शब्द आ गया, तो इन शब्द में तो छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं फिर से एक ध्यान रखना, ज़्यादातर एग्जामों में बड़े ऊ का प्रयोग वाले ज़्यादातर संधि विच्छेद पूछा जाता है और फिर आपको कंफ्यूज किया जाता है, एक में तो छोटा ऊ देकर और एक में बड़ा ऊ देकर। तो उससे अच्छा है कि आप पहले छोटे ऊ और बड़े ऊ वाले उदाहरण पहले याद कर लें। अगर उदाहरण नहीं याद करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे उर्मी में बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है, उष्मा, उर्ध्व, ऊ है उड्डा, ऊन, इन सभी में तो बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। और उषा, उष्ण, उदय और उक्ति, इनमें छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो देखो वापस आ गया न्यून, और न्यून में आपको पता है इसका संधि विच्छेद होता है नी प्लस ऊन। अब देखो अगर आपको पता है कि ऊन में बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है तो आप ये विकल्प सही कर दोगे। नहीं पता है तो आप कंफ्यूज जरूर हो गया अगर एग्जाम में सेम ऑप्शन आए कि नी प्लस ऊन और नी प्लस ऊन। आपको ये तो पता है कि नी प्लस ऊन होना है, लेकिन ये नहीं पता है कि ऊ छोटा होगा या बड़ा होगा। तो आप इस कन्फ्यूजन में आपके 1 या 2 नंबर बिल्कुल आपके हाथों में से जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने वो वर्ड बताए हैं, एक बार पुनः बता रहा हूँ। उर्मी बोल रहा हूँ मैं, उर्मी, उष्मा, उर्ध्व, ऊ है उड्डा, ऊन, ये 6-7 शब्दों को आप जरूर ध्यान रखें। इन सभी शब्दों में बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो शेष शब्द जैसे उषा है, उष्ण है, उदय है, उक्ति है, बार बार इनका प्रयोग संधि विच्छेद में होता है, तो आप इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखें। तो इस न्यून का हो जाएगा नी प्लस ऊन और ऊ होगा बड़ा। तो देखो नी प्लस ऊन विकल्प ब में है नी प्लस ऊन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? पहला तो है नाविक, और नाविक आपको बता दूं इसका संधि विच्छेद होगा 9 प्लस इक। इसका संधि विच्छेद होगा 9 प्लस इक, और इसमें संधि होगी अयादि। कौन सी होगी? अयादि संधि। और पर प्लस उपकार, इस परोपकार में होगा, इसका होगा पर प्लस उपकार। तो ए के बाद में ऊ है, मतलब गुण संधि हो जाएगी। ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो परोपकार में इसमें हो गई गुण संधि। जगन्नाथ में देखो इसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ, तो इसमें व्यंजन संधि है, न कि स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और हमें यही पूछा गया है कि कौन से शब्द में या किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस जगतनाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे आता है सदैव, तो इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। इसका संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव, और इसमें संधि हो जाएगी वर्दी संधि। कौन सी संधि? वर्दी संधि। तो इसी प्रकार 13 नंबर प्रश्न का विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत्प्लस चारण। उत्प्लस चारण, तो इसमें उत के हलंत होने के कारण इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और उच्चारण में आपको अगर उपसर्ग भी पूछे तो उत ही करें, न कि उद। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि उच्चारण में अगर आपको उपसर्ग पूछा जाता है तो आपको उत ही करना है, न कि उद। ये ध्यान रखें आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखो गण प्लस ईश, गणेश, इसका संधि विच्छेद होता है गण प्लस ईश। और आपको यह भी बता दूं, देखो ईश में बड़ी ई की मात्रा आती है, ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन इंद्र में हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगी। इन मात्राओं का खेल है हिंदी में। और अगर थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ा दिया जाए तो जैसे गणेश, अभी आपको पूछा है कि वर्दी संधि का उदाहरण है, इसमें देखो वर्दी संधि का उदाहरण है सदा प्लस एव, सदैव। तो
अगर आपको जैसे मान लो पूछ लिया जाता कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गणेश का एक में तो गण प्लस ईश ये दे देता, एक में गण प्लस ईश ये दे देता। अगर आपका ध्यान से पढ़ा हुआ है तो ही इस बात पर ध्यान जाएगा कि ईश छोटा आया है या ईश बड़ा आएगा, अन्यथा आपका प्रश्न बिल्कुल गलत हो सकता है केवल और केवल छोटे से कंफ्यूजन के कारण। तो हम यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन न रखें। तो इसी तरीके से आप याद रखें कि देखो ईश में बड़े की मात्रा आती है, ईश्वर में बड़े की मात्रा आती है, लेकिन इंद्र में हमेशा छोटा की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर देखो गण प्लस ईश गणेश, ए के बाद में ई आया है और ये होता है गुण संधि में, ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा, इसमें तो गुण संधि हो जाएगी, हिम प्लस आले हिमालय, दीर्घ संधि हो जाएगी, सत प्लस जन सज्जन, इसमें वर्दी संधि हो जाएगी। और समास देखें तो सत है जो जन अर्थात अच्छा है जो जन कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछा है कि वर्दी संधि किस विकल्प में है, तो सदा प्लस एव सदैव में विकल्प वर्दी संधि होगी। तो इसी प्रकार 15 नंबर प्रश्न का विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से अव्ययभाव समास कौन से विकल्प में है। तो देखो पहला तो है विद्यालय, इसका समास विग्रह होता है विद्या के लिए आले अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। मन माना, तो मन मानने का आपको समास विग्रह बता दूं, मन से माना हुआ होता है, मन से माना हुआ, न कि मन में माना हुआ। आप एक तो इस मैं को जरूर भूलें, क्योंकि जब भी आपको समास विग्रह पूछा जाएगा तो इसमें मन से की जगह मन में ही दिया जाएगा और देखने में लगेगा कि बिल्कुल हमारा तो सही आंसर है मन से माना हुआ। और जब मन से माना हुआ तो वैसे सही है सॉरी, और लेकिन आप मन में दिया हुआ होता है तो आपको जरूर ये लगेगा कि मन में माना हुआ बिल्कुल सही है। लेकिन आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको पता चलेगा कि भाई साहब मन में माना नहीं होगा, मन से माना हुआ होगा। इसीलिए आप पढ़ें लेकिन गहनता से जरूर पढ़ें, ध्यान एकाग्रचित रखकर जरूर पढ़ें। तीसरा विकल्प है कनफटा। तो देखो कनफटे के लिए कान है फटे हुए जिसके, एक नाथों का संप्रदाय है। कनफटा एक नाथों का संप्रदाय होता है जिसे कनफटे जोगी कहते हैं, आपने सुना होगा कनफटे जोगी, नाथों का संप्रदाय है। इसका समास विग्रह होता है कान है फटे हुए हैं जिनके, इसमें समास होता है बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये नाथों के संप्रदाय का नाम होता है कनफटा जोगी, इसीलिए बहुव्रीहि समास माना गया है। मन से माना हुआ इसमें कर्ण तत्पुरुष समास माना गया है, विद्यालय में संबंध तत्पुरुष है। बाकी एक बचा है भरपेट, एक इसका समास विग्रह होता है पेट भरकर, इसका समास विग्रह होता है पेट भरकर। तो इसी प्रकार इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो हमें पूछा ही गया है कि अव्ययभाव समास कौन से विकल्प में है, तो अव्ययभाव समास है भरपेट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामचरित। रामचरित का समास विग्रह होता है राम का चरित। राम का चरित और काके की संबंध तत्पुरुष में काम में लिए जाते हैं, और इसमें संबंध तत्पुरुष नहीं है बल्कि केवल तत्पुरुष लिखा गया है, जो बिल्कुल सही होगा रामचरित, राम का चरित। अब देखो काफी स्टूडेंट ये कि जैसे रामचरित्र ऐसे वर्ड देखते हैं बहुव्रीहि समास कर देते हैं, इसमें तो विकल्प में नहीं था, सॉरी विकल्प में है ये रामचरित, राम को देखते हैं आप बहुव्रीहि समास में नहीं करें, इसके अर्थ को भी जाने इसका अर्थ क्या निकलता है। तो रामचरित इसका समास विग्रह होता है राम का चरित, और इसमें समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। अगर संबंध तत्पुरुष समास न लिखा गया है तो केवल तत्पुरुष लिखा गया है तो उसको ही आप सही माने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शरणागत शब्द में कौन सा समास है। शरणागत में आपको बता दूं शरणागत का समास विग्रह होता है शरण को आगत, शरण को आगत। और आजकल ये प्रश्न ज्यादातर आ रहे हैं कि जैसे एक में तो शरण को आगत आ गया, एक में शरण को आया हुआ। अगर दोनों विकल्प साथ आते हैं जैसे शरण को आगत और शरण में आया हुआ, तो आपको प्राथमिकता इसकी देनी है, क्योंकि जब तक इसका अर्थ निकलता है तो आपको उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करना है, या फिर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हो सकता है जब तक आप इसमें जो समासिक पद में जो शब्द प्रयोग में लिया गया है उसका ही प्रयोग करें। तो शरण को आगत होगा, और कर्म तत्पुरुष समास होता है अगर को
कारकीय चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो जैसे इसमें शरण को आगत होता है और शरण को आगत में तत्पुरुष समास होता है, वैसे क्रम तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास न लिखा गया है, इसी कारण हमें तत्पुरुष समास से मानना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। आपको बता दूं, तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है या दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास को तत्पुरुष समास का एक उपभेद माना गया है, इसी कारण तत्पुरुष समास में जो पद प्रधान होगा वही पद द्विगु समास में प्रधान होगा। अर्थात तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद भी अप्रधान होते हैं, अर्थात तीसरा पद या तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर तो समास की संख्या पूछ ले तो 4 बतानी है, अगर नॉर्मली ये पूछ ले कि समास कितने प्रकार के है तो 6 बतानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह होता है हिम से आच्छादित। इसका समास विग्रह होता है हिम से आच्छादित, और हिम से आने के कारण यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का देखो, इसमें पहले में तो है यथाशक्ति, पहला है यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, और इसमें समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। दूसरा है चंद्रशेखर, तो इसका समास विग्रह होता है कि चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शेखर पर जिसके। तो आपको बता दूं, शेखर का अर्थ होता है सर, या हम जो देसी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में कहते हैं माथा। तो चंद्र है शेखर पर जिसके, इसका समास विग्रह तो होता है चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। शिव के लिए देखो ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चंद्रशेखर है, चंद्रमौली है, ये भी शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये शिव का पर्यायवाची होने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में तो अविभाज्य समास हो गया। राजकुमार में राजा का कुमार, इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। और नीलकमल, नीला है जो कमल, अर्थात इसमें विशेषण विशेष्य के कारण इसमें कर्मधारी समास हो जाएगा। पूछा गया कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चंद्रशेखर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभीष्ट शब्द में उपसर्ग है। आप एक बात तो ये ध्यान रख लेना कि ज्यादातर जो संस्कृत के उपसर्ग है या हिंदी के उपसर्ग है उसमें मात्राएं छोटी है, अधिकांशतः मात्राएं छोटी है, जिसमें अभी में अभी छोटी है, अति में अति छोटी है, प्रति में प्रति की मात्रा छोटी है, और दूर उपसर्ग है तो दू की मात्रा छोटी है, और निर उपसर्ग है तो नि की मात्रा छोटी है। ज्यादातर यही उपसर्ग बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और आप ये बात जरूर ध्यान रख लें और रट लें चाहिए इस बात को कि मात्रा हमेशा छोटी होती है। अब देखो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे अभिष्ट लिखा गया है तो इसमें ई की मात्रा बड़ी लिखी गई है तो सीधे अभी पर क्लिक कर देते हैं। तो आपको बता दो, ये अभी प्लस इष्ट से अभिष्ट बना है, न कि इसमें अभी बढ़ा है। ई प्लस ई मिलकर बड़ी हो गई है दीर्घ संधि के अनुसार, लेकिन इसमें सही उपसर्ग कौन सा होगा? अभिष्ट होगा, छोटी ई की मात्रा वाला होगा, न कि बड़ी ई की मात्रा वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो देखो, पहला में तो हो जाएगा निर प्लस मित, पहले में तो हो जाएगा निर प्लस मित, तो निर्मित तो बिल्कुल इसमें तो निर उपसर्ग है। दूसरा है निरस्त, निर प्लस अस्त, इसका हो जाएगा निर प्लस अस्त। निरस्त, निराश्रय में निर प्लस आश्रय हो जाएगा। और निरोध में आपको बता दूं केवल नि उपसर्ग है, न कि निर उपसर्ग है। निरोध में आपको बता दूं नि उपसर्ग है, न कि निर उपसर्ग है।
तो इसी प्रकार हमारा इस पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से शब्द में या निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विकल्प द है, निरोध में नि उपसर्ग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निरोध। अब देखो एक आता है निरोग। इस निरोग के भी बारे में काफी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये निरोग शब्द ही गलत है। निरोग में हमेशा नि की मात्रा बड़ी होगी। अब आपको पूछ ले कि निरोग में उपसर्ग कौन सा है, तो एक तो देखो ये निर दे दें और ये निर दे दें, तो ज्यादातर देखो होता क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय को लोग बहुत कम पढ़ते हैं कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये प्रश्न तो हम कर देंगे। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं निरोग वाला, तो निरोग आ जाएगा, ये देखकर बिल्कुल ये कर देंगे। तो आपको बता दूं ये उपसर्ग नहीं होता है, निरोग में निर उपसर्ग होता है और वो भी छोटी नि की मात्रा वाला उपसर्ग सही माना जाता है। अब देखो इसके बारे में भी आपको बता दूं, शब्द होता है निरोग। अगर आपको संधि पूछे तो आपको नि प्लस रोग करना है, अर्थात विसर्ग संधि करनी है। और इसी शब्द में अगर आपको उपसर्ग पूछे तो आपको नि उपसर्ग नहीं करना है, निर उपसर्ग करना है। आपको नि उपसर्ग नहीं करना है, निर उपसर्ग करना है। लेकिन आपको यह जरूर देखना है कि निर के नीचे ये हलंत है या नहीं। अगर देखो ये दोनों ऑप्शन एक साथ हो, दो ऑप्शन कोई दूसरे हो निर के अलावा, और दो ऑप्शन ये हो कि नि उपसर्ग या निर उपसर्ग, आपको इन दोनों में से अगर कोई एक सिलेक्ट करना हो तो वहां पर आपको नी करना है। क्योंकि देखो निर के नीचे हलंत नहीं है। अगर हलंत होता है तो आपको उसको ही प्राथमिकता देनी है। बाकी सब डिपेंड करता है प्रश्न के विकल्पों पर। तो आप इस निरोध का जरूर ध्यान रखें और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निरोध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जे शब्द का विपरीत अर्थ हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखो बार बार एग्जामों में रिपीट हुआ, कम से कम 4 से 5 बार एग्जामों में रिपीट हो गए और आप सभी के शायद इतने दिनों में तो रट गया होगा। तो इस पराजय में जे में परा उपसर्ग जोड़ते हैं तो जे का पराजय बन जाता है और जे का पराजय ही विपरीत अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नि उपसर्ग से बना शब्द है। नि उपसर्ग से बना शब्द है। नि को देखो निराकार में निर प्लस आकार होता है। निर्मल में निर प्लस मल होता है। मैं उपसर्गों की दृष्टि से बता रहा हूं, न कि संधि की दृष्टि से। नियंत्रण में नि प्लस यंत्रण होता है। और ये निरोग मैंने बताया था, देखो निरोग में बड़ी नि की मात्रा आती है। और दूसरी बात, अगर आप उपसर्ग की बात करते हो तो इसमें उपसर्ग होता है निर प्लस रोग। निर प्लस रोग, तो देखो इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है। लेकिन इस जो नियंत्रण शब्द है इसमें आपने नि लगाया है और यही बिल्कुल सही विकल्प हमारा होगा, क्योंकि नियंत्रण में केवल नि उपसर्ग है, बाकी तीनों में निर उपसर्ग है। इसी प्रकार 25 नंबर प्रश्न का विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रत्युपकार में उपसर्ग है। इसका आपको बता दूं संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार और प्रति है विकल्प बी में बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्यक्ति शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्ति शब्द में मूल शब्द तो होता है व्यक्ति प्लस इक, व्यक्ति प्लस इक और पूरा हो जाएगा वैयक्तिक, पूरा हो जाएगा वैयक्तिक। तो देखो ये तो वैयक्तिक है ही, और व्यक्ति प्लस इक, व्यक्त है बिल्कुल नहीं होगा, वे है बिल्कुल नहीं होगा, व्यक्ति है बिल्कुल नहीं होगा, ये है व्यक्ति। इसमें 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हो जाता है व्यक्ति प्लस इक, व्यक्तिक। अब आपको ये बता दूं, एक तो काफी बार देखो लगभग हर एग्जाम में इक प्रत्यय से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में इक प्रत्यय से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तो हम इक प्रत्यय की बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो इक प्रत्यय है तो ये जहां पर इक प्रत्यय लगेगा उन शब्दों के प्रथम स्वरों में परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, जैसे देखो एक का तो क्या बन जाता है आ, एक का तो क्या बन जाता है आ, और ई और एक का क्या बन जाता है आई, और ऊ
और ओ का क्या बन जाता है, औ। जैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, समाज में पहले क्या है, समाज में पहले क्या है, एक ही मात्रा है। और इसका जब इसमें हम इक प्रत्यय लगाते हैं, इसमें जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक। क्या हो जाएगा, सामाजिक। अर्थात एक इसमें कन्वर्ट हुआ, आम में कन्वर्ट हुआ। उसी प्रकार देखो ई और ए आ जाए तो वो एम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सेना, एक आता है सेना। सेना में आप जब देखो, सेना में आप एक प्रत्यय लगाओगे तो इस सेना में से पर डबल मात्रा आ जाएगी, अर्थात ऐ की मात्रा आ जाती है और पूरा शब्द बन जाता है सैनिक। तो एक प्रत्यय के कारण देखो, अगर शुरुआती स्वर अ है तो वह आ में परिवर्तन हो जाता है। अगर ई और ए है तो वह ऐ में परिवर्तन हो जाता है। अगर ऊ और ओ है तो औ में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, ए वाला उदाहरण आपने देख लिया, समाज प्लस एक सामाजिक हो गया। ऐ वाला आपने देख लिया, सेना प्लस एक सैनिक हो गया। अब मैं आपको बड़े ऊ और ओ के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो आप लिखते हो उद्योग, आप लिखते हो उद्योग, और इसमें एक मात्रा लगाने के, इस एक प्रत्यय लगाने के कारण यह पूरा हो जाता है औद्योगिक। औद्योगिक। तो देखो, ये ऊ की मात्रा एक इसमें बदल जाती है, औ में बदल जाती है। इसी प्रकार अगर शुरुआती अक्षर या शुरुआती स्वर ऊ हो तो भी औ हो जाएगा, और अगर ओ हो तो भी औ हो जाएगा। तो आप इस प्रत्यय, इस इन शब्दों में आप एक प्रत्यय का जरूर ध्यान रखें। एक प्रत्यय हर एग्जाम में लगभग एक प्रत्यय से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरा प्रत्यय से शब्द निर्मित नहीं है। तो देखो, बसेरा में एरा प्रत्यय है, कमेरा में एरा प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। और लुटेरा की एक विशेषता है कि अगर आप लुटेरा में अलग अलग लिखोगे तो लूट में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, और जब आप एक साथ लिखोगे तो लूट में छोटे लू की मात्रा आएगी। और चटोरा में एरा नहीं है, देखो यहाँ पर ओरा की मात्रा है, ओरा की मात्रा आ रही है, न कि एरा की। इसी कारण हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवट प्रत्यय की योग से बना शब्द नहीं है। इस है और नहीं है पर जरूर ध्यान रखें। मिलावट, मिलावट में देखो आवट है, थकावट आवट है, सजावट आवट है, चिकनाहट आहट है। देखो, इसमें आहट है न कि आवट। देखो, लास्ट में है का प्रयोग किया गया है, न कि व का। तो इसमें आहट प्रत्यय है, न कि आउट प्रत्यय। इसी प्रकार विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर इक प्रत्यय होगा तो शुरुआती स्वर या तो क्या होगा, आ होगा, या क्या होगा, ऐ होगा, या कई क्या होगा, औ होगा। तो देखो, अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल सही है। जैसे देखो, लोक प्लस इक लौकिक, औ की मात्रा है, ये बिल्कुल सही है। प्रासंगिक, प्रसंग प्लस इक होगा और शुरुआत में प्रा आ की मात्रा है, तो बिल्कुल सही है। विचार प्लस इक, अंतिम में इक लगा हुआ है और शुरू में ऐ की मात्रा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, शर्ती वर्धक में पहली बात तो इक प्रत्यय है ही नहीं, और हमें यही पूछा गया है कि किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घबराहट, घबराना। देखो, ये घबराने से घबराहट बना है, अर्थात पहली बात तो इसमें कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है। कृत या कृदंत भी आप कह सकते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय है, न कि इसमें तद्धित प्रत्यय है। दूसरी बात, घबराहट में देखो आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आहट, और आहट विकल्प बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, आहट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची है। तो आपको बता दूं, मृग हरिण होता है, बिल्कुल सही है। और हरिण शब्द शब्द शुद्धि में भी काफी बार पूछा गया है, इसका भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। अब देखो, मोर का केकी, बिल्कुल सही है। मोर का केकी पर्यायवाची होता है, लेकिन आपको बता दूं, एक तो होता है ये मोर और एक होता है मोर। तो इस मोर का अर्थ हो जाता है पक्षी विशेष। पक्षी के अर्थ में जो शब्द प्रयोग लिया जाता है उस पर तो एक ओ की मात्रा ही होती है, एक होता है ओ की मात्रा वाला, इसका अर्थ होता है मुकुट। क्या, मुकुट। तो आप इन दोनों का शब्द युग्म को भी ध्यान रखें। मोर का अर्थ होता है पक्षी विशेष और इस मोर का अर्थ होता है मुकुट। तोता का अर्थ, अब देखो,
तोता का कीर है। अब एक तो होता है कीर, एक होता है करी। इस कीर का अर्थ हो जाएगा तोता और करी का अर्थ हो जाएगा हाथी। कीर का अर्थ हो जाएगा तोता और करी का अर्थ हो जाएगा हाथी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये ध्यान रखें, बेस देखो इसमें भी लास्ट में मात्रा है और हाथी में भी लास्ट में मात्रा है। तो करी और हाथी, कीर और तोता, ये बिल्कुल सही है। तोता का पर्यायवाची शब्द है। मोर केकी का बिल्कुल सही है पर्यायवाची शब्द है। मरीक हरिण का है, बिल्कुल सही पर्यायवाची शब्द है। और नग का अर्थ होता है पहाड़ होता है। यहाँ पर आपको बता दूं नग का अर्थ पहाड़ होता है, जबकि नग का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नट नहीं होता है। अर्थात मरीक का हरिण बिल्कुल सही है, मोर का केकी बिल्कुल सही है, तोता का कीर बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ही गलत है, यही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पीयूष बिल्कुल अमृत का पर्यायवाची है। अमीय बिल्कुल अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अम्य पर्यायवाची शब्द है विभु। अब एक तो देखो विभु होता है और एक होता है विदु। एक तो होता है विभु और एक होता है विदु। तो विदु तो आपको बता दूं चंद्रमा का होता है। विदु किसका होता है? चंद्रमा का। और विभु होता है ब्रह्मा या ईश्वर का। विभु होता है ब्रह्मा या ईश्वर का। अब देखो काफी बार क्या होता है कि ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों में ये विदु दे दिया जाता है तो बिल्कुल गलत होता है, और काफी बार चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में ये विभु दे दिया जाता है तो भी बिल्कुल गलत होता है। तो आप विभु और विदु इन दोनों का जरूर ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है। निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो आपको बता दूं अचल, नग, गिरी तीनों ही पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। सूर, देव, अमर तीनों ही ईश्वर या भगवान के पर्यायवाची शब्द है। तरंगिनी, तटिनी और सरिता तीनों ही नदी के पर्यायवाची शब्द है। असी, कृपाण और खड़ग ये तो होते हैं तलवार के पर्यायवाची शब्द। लेकिन छुरिका इसका अर्थ होता है छुरी, अर्थात तलवार से छोटा रूप, लेकिन तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसीलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? देखो रुधिर, रक्त और लहू तीनों ही खून के पर्यायवाची शब्द है। किसके? खून के पर्यायवाची शब्द है। नीर पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। वासर दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखो एक तो होता है दिन, एक होता है दिन। इस दिन का तो हो जाता है जो हम नॉर्मल काम में लेते हैं दिवस या दिनों के सेंस में, और इस दिन का अर्थ हो जाएगा गरीब या असहाय। गरीब या असहाय। अब देखो इसमें बिल्कुल ही तीनों सभी पर्यायवाची मतलब तीनों एक ही पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिस प्रकार देखो ऊपर वाले तीनों तो खून के, लेकिन इसमें नीर का अलग हो गया, वस्त्र का अलग हो गया और पादप यानी पेड़ का अलग हो गया। इसमें तरु का अर्थ, तरु और वृक्ष का अर्थ तो वृक्ष होता है, लेकिन कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। इसमें समीर का अर्थ तो हवा होता है। विभावरी का अर्थ रात होता है और अनल का अर्थ हवा होता है, सॉरी अनल का अर्थ आग होता है। इसमें देखो समीर और अनल का अर्थ तो हवा होता है, लेकिन विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात होता है। मतलब ये तीनों पर्यायवाची एक के नहीं है। और तरु और वृक्ष तो सेम होता है, लेकिन कुसुम होता है फूल का, ये भी तीनों एक के नहीं है। नीर होता है पानी का, वस्त्र होता है दिन का, पादप होता है पेड़ का, ये भी तीनों एक के नहीं है। लेकिन देखो रुधिर, रक्त और लहू तीनों ही खून के पर्यायवाची शब्द है, और तीनों ही खून के पर्यायवाची शब्द होने के कारण हमारा बिल्कुल सही विकल्प ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का देखो पहला ऑप्शन है व्योम। तो आपको बता दूं व्योम, नभ, गगन और अंबर तीनों ही या चारों ही जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम, विस्तार और विपिन ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। विपिन, अटवी, कांतार ये जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वामा, ललना और कामिनी। वामा, ललना, कामिनी और रमणी किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? ये नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न विलोम युग्मों से सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात किसके सामने सही विलोम शब्द लिखा गया है उसका चयन करना है। देखो शुष्क का मलिन। शुष्क का तो होता है आदर और मलिन का होता है निर्मल, अर्थात ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। रक्षक का होता है भक्षक,
ये भी बिल्कुल गलत हो गया। ज्ञानी का होता है अज्ञानी, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। और शोक का हर्ष बिल्कुल सही विलोम शब्द है, शोक का हर्ष होता है। इसी प्रकार विकल्प द हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द है। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द होता है विहित, निषिद्ध का विहित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम होगा। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से मुक्त का सही विलोम शब्द है। मुक्त का सही विलोम शब्द होता है बद्ध। क्या होता है? बद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्तीर्ण का सही विलोम है। विस्तीर्ण का सही विलोम होता है संकीर्ण। विस्तीर्ण का अर्थ होता है चौड़ा मार्ग। जैसे मार्ग के सेंस में हम लेते हैं कि विस्तीर्ण मार्ग है अर्थात चौड़ा मार्ग है, चौड़ाई के सेंस में विस्तीर्ण का प्रयोग किया जाता है। और संकीर्ण का सही अर्थ प्रयोग में किया जाता है, जिसे पतले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है संकीर्ण का। तो विस्तीर्ण का सही विलोम शब्द हो जाएगा संकीर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षक बड़ा भारी और बृहस्पति। शिक्षक बड़ा भारी और बृहस्पति, बृहस्पति अनेकार्थक शब्द का समानार्थी है। ये किसके समानार्थी है? ये आपको बता दूं, गुरु के समानार्थी है। किसके समानार्थी है? गुरु के समानार्थी है। आगे है मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किस शब्द के अनेकार्थक शब्द है? तो आपको बता दूं ये होता है कल के अनेकार्थक शब्द। जैसे मशीन है, आराम है, पुर्जा है, सुंदर, ध्वनि है, ये सभी कल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। तीनों ही, अब आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें तीनों ही शब्द पत्र के अनेकार्थक शब्द होने चाहिए। अब पन्ना होता है पंख और मोती, मोती बिल्कुल भी पत्र का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। पत्ता, चिट्ठी और पंख तीनों ही पत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, पवित्र बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात पत्ता, चिट्ठी, पंख वाला ही विकल्प हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। कर का होता है, आपको बता दूं, हाथ, किरण, सूंड, टैक्स और करना। अब देखो हाथ, किरण और करना, द विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थक है? ये होते हैं जलज के। ये जलद, जलद नहीं होता है, क्या होता है? जलज। ये जलज के अनेकार्थक होते हैं। जैसे कमल होता है, मोती होता है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है। तो देखो पाप और सूर्य, इस पाप का अर्थ तो पाप के अर्थ में शब्द युग्म के लिए एक शब्द प्रयोग में लेते हैं अग, और सूर्य के लिए लेते हैं अग। देखो इसका अर्थ सूर्य भी होता है, इसका अर्थ पहाड़ भी होता है। ये आप दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। इसका अर्थ सूर्य भी होता है, इसका अर्थ पहाड़ भी होता है। लेकिन ग वाले का होता है सूर्य पहाड़ और घ वाले का होता है पाप। तो देख लो विकल्प ए में दिए गए हैं अग व अग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म शब्दों के समूह में से अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखो शुद्धि यानी स्मरण बिल्कुल सही है। शुद्धि का अर्थ स्मरण या बुद्धि होता है। स्मरण या बुद्धि होता है, ये यादगार होता है। ज्यादातर देखो स्मरण और यादगार में इसका सेंस काम लिया जाता है, स्मरण और यादगार। और इस शुद्धि का अर्थ होता है बुद्धिमान या समझदार। इसको आप ध्यान से देखें एक बार। इस शुद्धि का अर्थ होता है या तो स्मरण, और स्मरण हमको हम स्मरण की जगह याद भी लिख सकते हैं। लेकिन इस जो शुद्धि में धी की मात्रा बड़ी होती है उसका अर्थ होता है समझदार होता है, या फिर समझदार की जगह हम बुद्धिमान भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बुद्धिमान। और इस लक्ष्य का अर्थ तो बिल्कुल लाख सही है, और इस लक्ष्य का होता है ध्येय, बिल्कुल सही है। परिणय का होता है विवाह, और परिणय का होता है प्रेमालाप। तो आपको ये बता दूं ये बिल्कुल ही गलत है।
पढ़ने का अर्थ विवाह होता ही नहीं है, जबकि यहाँ पर पढ़ने का विवाह और परिणय का प्रेमालाप लिखा गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। और चौथा है विजन का अर्थ एकांत, बिल्कुल सही है। व्यजन का अर्थ पंखा, बिल्कुल सही है। और एक होता है व्यंजन। देखो पंखा का तो होता है व्यंजन और इसका होता है, एक होता है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ आप सभी जानते हो पकवान होता है। और एक होता है केवल व्यंजन, इसके ऊपर अनुस्वार नहीं लिखा गया है, इसका अर्थ होता है पंखा। तो आप व्यंजन का अर्थ तो एकांत जानते हो, लेकिन आप व्यंजन और व्यंजन में जरूर भेद समझें कि इन दोनों का अर्थ क्या क्या होता है। तो अब देखो बात है परिणय और परिणय की, बात है परिणय और परिणय की। तो आपको आपको बता दूं, देखो एक तो होता है परिणय, एक होता है परिणय, एक होता है परिणित, एक होता है परिणित। अब देखो ये चार है परे से स्टार्ट होने वाले, इन चारों को ही आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि चारों एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो परिणय का अर्थ तो आप शायद सभी जानते हो। परिणय का अर्थ होता है प्रेम, इसका अर्थ होता है प्रेम। और इस परिणय का अर्थ होता है विवाह। क्या होता है? विवाह। और परिणित का अर्थ होता है रचित। और एक बात आपको और बता दूं, इस रचित से ही एक शब्द बनता है रचयिता, लेकिन वो रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ये जो ई की मात्रा आती है वो ये पर आती है, न कि च पर आती है। और इसी कंफ्यूजन को बार बार ध्यान में रखते हुए आपसे शब्द शुद्धि में ये रचयिता शब्द काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा रहेगा, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन होगा वही हमारा क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर उसी को देखता है कि आपके या हमारे या एग्जामिनर के कंफ्यूज कहां पर है। तो इस रचित से आप ध्यान रख लें, रचित में तो च पर मात्रा आती है, लेकिन रचयिता में कभी भी ची पर या सॉरी च पर ई की मात्रा नहीं आएगी, जो ई की मात्रा है वो ई पर आएगी। इसी कारण शब्द शुद्धि में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। मैंने बताया था परिणय का तो होता है प्रेम, परिणय का होता है विवाह, परिणित का होता है विवाहित और परिणित का होता है रचित। तो आपको देखो परिणय और परिणय, प्रेम और विवाह, फिर से एक बार लिख देता हूं। परिणय, प्रेम, परिणय, विवाह, परिणित। अगर परिणित आ जाए तो विवाहित, तो विवाहित। और अगर केवल परिणित आए तो रचित। क्या होगा? रचित। और रचित से आपको रचयिता शब्द ध्यान रखना है। रचयिता में हमेशा ही ई की मात्रा ये पर आएगी, न कि च पर आएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कर्ती और कर्ती। यहां पर देखो ये जो प्रश्न है ये टाइपिंग के कारण गलत हुआ है, इसको आप यहां पर कर्ती और कर्ती समझें। मतलब यह प्रश्न है कि आपको कर्ती और कर्ती युग्म शब्द का सही अर्थ बताना है। तो देखो इस कर्ती का अर्थ होता है रचना और इस कर्ती का अर्थ होता है चतुर या करने वाला, लिख सकते हो चतुर या करने वाला या निपुण। तीनों ही आप इस कर्ती के लिए शब्द प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इस कर्ती में तो ती की मात्रा बड़ी है और इस कर्ती में ती की मात्रा छोटी है। अर्थात रचना तो छोटी होती है, अर्थात ये ध्यान रखें रचना तो छोटी होती है और जो रचना को करता है वह हमेशा ही बड़ा हो सकता है। बड़ा होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि चतुर होगा या निपुण होगा, वो ही पूरी रचना को करेगा। अर्थात कर्ती में ती की मात्रा छोटी आएगी और इसका अर्थ होगा रचना, और बड़ी ती की जो मात्रा आती है उसका अर्थ होता है निपुण, चतुर या करने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? सही है, सही है और नहीं है, आप प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ें। अब देखो पहला है अम्ब यानी जल और अंबु यानी माता। तो आपको बता दो अम्ब यानी माता होता है और अंबु यानी जल होता है, तो ये उल्टा लिखा गया है, तो बिल्कुल ही गलत है। अविलंब, अविलंब यानी बिना देर किए गए,
और अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो इसमें भी उल्टा लिखा गया है, अर्थात अविलंब का तो शीघ्र होता है और अवलंब का सहारा होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। आकर और आकार, आकार का आपको पता है, आकार का अर्थ होता है रूप या बनावट, रूप या बनावट। तो यहाँ पर देखो रूप या बनावट इसमें लिखा गया है, जबकि आकार का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है रूप, इसमें भी उल्टा लिखा गया है। बचा विकल्प एक ही है, बिल्कुल सही होगा, कुल और कूल। देखो स्कूल का अर्थ वंश भी होता है और स्कूल का अर्थ योग भी होता है, जबकि स्कूल का अर्थ क्या होता है, किनारा, तट या पुल्लिन या छोर। तो ये बिल्कुल सही है, कुल और कूल, वंश, योग या स्कूल का अर्थ होता है किनारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथा और प्रथा युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो देखो आपने ये शब्द तो काफी बार सुना ही होगा, दहेज प्रथा। तो उस समय आप प्रथा में या तो ऐसे प्रथा लिखते हो या ऐसे प्रथा लिखते हो, लेकिन ये प्रथा नहीं लिखते हो। इस प्रथा का अर्थ होता है कुंती। क्या होता है, कुंती। और आपको बता दूं इस प्रथा का अर्थ कुंती होता है, कुंती केवल एक ही विकल्प में है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण भाग है, तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक होगा और इसका इसमें यण संधि होगी और इसका संधि रूप बनेगा अत्यधिक। क्या बनेगा, अत्यधिक। जबकि देखो यहां पर क्या लिखा गया है, अत्यधिक आ की मात्रा लगा गई है, अर्थात एक ही जगह क्या प्रयोग में लिया गया है, आ की मात्रा। तो आ क्या है, स्वर है, यहाँ पर क्या है, स्वर आगम, और स्वर आगम के कारण ही ये अत्यधिक शब्द बना है, जबकि सही क्या होना चाहिए था, अत्यधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। देखो कवियत्री बिल्कुल ही अशुद्ध है। कवि में तो आप व पर ई की मात्रा लगा देते हो, लेकिन जब कवियत्री लिखते हो तो ई, छोटी ई और बड़ी ती की मात्रा लगती है, न कि व पर ई की मात्रा। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और ये सही होता है इसका कवियत्री। और आपको रचयिता पहले भी बता सकता हूँ, रचित तो ऐसे होता है, लेकिन जब आप रचयिता लिखोगे तो ये ई की मात्रा च पर ना आएगी, किस पर आएगी, ये पर आएगी। तो इसमें कवियत्री शब्द बिल्कुल ही गलत है, तो आगे जाने की आपकी जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न शब्द समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है। तो देखो मिष्ठान, तो पहले आपको बता दूं मिष्ठान, अब ज़्यादातर आप देखते हो जो हमारे आसपास में जो होटल रहती है उन पे मिष्ठान लिखा होता है, जबकि सही अर्थ क्या होता है, मिष्टान होता है, जब न कि मिष्ठान। मिष्टान होता है मिष्ट प्लस अन्न, मिट्टा है जो अन्न, यह पर मिष्टान होगा न कि मिष्ठान। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और श्रृंगार शब्द है, यह भी श्रृंगार होता है, यह भी श्रृंगार शब्द होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। और जो कुंवर है, ये कुंवर नहीं होता है, ये होता है कुंवर। एक की व की मात्रा नहीं लगती है, इसमें मात्रा लगती है एक की। तो ये तीनों ही शब्द अशुद्ध है, अर्थात यही हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा कि सभी अशुद्ध शब्दों वाला समूह कौन सा है, अविकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है। चातुर्य बिल्कुल सही है, पारलौकिक बिल्कुल सही है, महीना में एक की मात्रा बड़ी आती है, और एक जब आप बीमार लिखते हो तो बीमार में भी एक की मात्रा बड़ी आएगी, और बीमारी में एक की मात्रा लगाते हो तो रे की मात्रा भी बड़ी आएगी, बीमारी हो जाएगी। पृथक बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, ज्योत्सना भी बिल्कुल सही है। ज्योत्सना का आप जरूर ध्यान रखें, इसमें देखो आधा ही तो तय है और आधा ही सह है। मृण में बिल्कुल सही है, वांग में बिल्कुल सही है, और श्रीमान में हलंत होता है न के नीचे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर आपको ये आता है तो बिल्कुल सही है, अगर न आता है तो इसका आप संधि विच्छेद जरूर ध्यान में रखें। आसी प्लस वाद विसर्ग संधि होती है और सी की मात्रा बड़ी होगी, यही ध्यान रखना है। विसर्ग का र बनता है और आगे सवर्ण होने के कारण ये आधा र वह पर चला जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। भगीरथ, तो आपको बता दूं एक तो होता है भगीरथ
और मात्राएं भगीरथ हो चाहे भागीरथी हो, मात्राएं हमेशा ही बड़ी आएगी इसमें, तो भगीरथ होगा। और दूसरा होता है भागीरथी। तो आप ये अंतर समझें कि हम जो गांव में आमतौर पर बोलते हैं भागीरथ, लड़के का नाम होता है भागीरथ, वे गलत माने क्योंकि एग्जामों में भागीरथ गलत माना गया है, भगीरथ भगीरथ बिल्कुल सही माना गया है। तो यहाँ पर तो देखो भगीरथी है। अब यही फर्क है, देखो अगर थी की मात्रा आएगी तो आगे आ की मात्रा भी आएगी, इसमें थ की मात्रा आएगी तो आगे ए की मात्रा आएगी, लेकिन देखो यहाँ पर ई की मात्रा है और ए की मात्रा है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मतलब या तो भगीरथ होगा या भागीरथी होगा। अब इसमें भगीरथी है जो बिल्कुल वैसे भी गलत है, और थी की मात्रा छोटी होने के कारण वैसे भी गलत है भागीरथी। और इसमें भी देखो भागीरथी में भागीरथी है बिल्कुल सही लिखा गया है, भागीरथी सही लिखा गया है, लेकिन देखो ये गी की मात्रा छोटी लगा दी गई है जो बिल्कुल ही गलत होगा। ये जो भागीरथी है बिल्कुल ही शुद्ध लिखा गया है भागीरथी। तो आप इस भगीरथ और भागीरथ का जरूर ध्यान रखें। भगीरथ और भागीरथ, भगीरथ में केवल ए की मात्रा आएगी और गी की मात्रा बड़ी, और भागीरथ में आ की मात्रा और आ की मात्रा के साथ दो मात्राएं और आएगी, दोनों ही मात्राएं क्या होगी, बड़ी मात्राएं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें शब्द बार बार रिपीट हुए या एक ही अर्थ वाले शब्द बार बार रिपीट हुए? देखो समय की महत्ता समझनी चाहिए, कोई सा भी कोई शब्द वापस रिपीट नहीं हुआ है, आज मैंने करना ही है। तो देखो ऐसे वाक्य तो अशुद्ध है, वाक्य तो ये अशुद्ध है, लेकिन देखो आपको केवल पुनरुक्ति की अशुद्धि बतानी है, तो आपका उत्तर वही होना चाहिए जिसमें पुनरुक्ति की अशुद्धि है। तो अगला वाक्य है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो आपको बता दूं दर्शनीय स्थल देखने योग्य की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दर्शनीय स्थल का अर्थ ही देखने योग्य होता है। तो यहाँ पर यह होता है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन देखने योग्य लगा दिया गया जिसके कारण इस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि हो गई। तो यही हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आज मैंने करना है गलत ये भी है, लेकिन आपको सही किसके आधार पर बतानी है, पुनरुक्ति के आधार पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है, बिल्कुल सही है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना नहीं होता है, तलवार की धार पर चलना सही होता है। मेरे को कुछ याद, मेरे को नहीं मुझे आता, मेरे को आता ही नहीं है। वह रोज, यहाँ पर पानी माने आप, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो आपको बता दूं पौधों को हमेशा पानी से ही सींचा जाएगा, न कि कोई केरोसिन, पेट्रोल और डीजल से सींचा जाएगा। अर्थात ये जो शब्द लिखा गया है वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो पानी कोई, यहाँ पर पानी शब्द की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये होता कि वह रोज पौधों को सींचता है तो भी ये अपने आप में सही अर्थ देता है। अर्थात पानी शब्द आने के कारण ये वाक्य गलत हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, और जबकि यह बिल्कुल सही है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यह चित्र बड़ा सुंदर है। चित्र देखो बड़ा सुंदर नहीं होता, बहुत सुंदर हो सकता है, और बड़ा अपने आप में क्या विशेषण है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, विशेषण संबंधी अशुद्धि है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के देखो वापस आ गया रचयिता। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि एक तो या तो होता है रचित और यह होता है रचयिता। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, उस रचित शब्द को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वापस चीप पर ये की मात्रा लगा दी गई है, अर्थात ये बिल्कुल ही गलत होगा। शुद्ध होता है रचयिता। और ये किस प्रकार की अशुद्धि है, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य को बताइए। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। तो देखो चोर तो होता है, लेकिन देखो चोर, जैसे दूसरा वाक्य है वह इस इलाके का विख्यात चोर है। तो देखो एक तो होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। विख्यात वह होता है जो अच्छे कार्य कर कर प्रसिद्ध होता है, और कुख्यात वह होता है जो बुरे कार्य करके प्रसिद्ध होता है। तो चोर हमेशा बुरे कार्य करता है अर्थात चोरी करता है, तो कुख्यात चोर होता है हमेशा कुख्यात। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है, न कि प्रिय चोर है, न कि विख्यात चोर है, न कि प्रसिद्ध चोर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है आंसू, तो 4-5 शब्द है। आंसू है, प्राण है,
होश है, हस्ताक्षर है। आंसू, प्राण, होश और हस्ताक्षर, आप इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें। आप इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और जिस वाक्य में ये शब्द आ जाएंगे वह पूरे वाक्य ही बहुवचन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू बह रहा था नहीं, बह रहे थे होना चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे देखो ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि था गया, ये शुद्ध वाक्य है, और बह रहे थे शुद्ध वाक्य है। अब देखो क्या पूछा गया है कि उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आंसू, प्राण, होश और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं, मतलब वचन संबंधी अशुद्धि है, और इसमें वचन संबंध लिखा है विकल्प ए में, और विकल्प ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कर्तृवाच्य वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसको आपको क्रम वाच्य में चेंज करना है। क्रम वाक्य नहीं है, क्रम वाच्य है। तुम अखबार पढ़ते हो, तो देखो पहला है तुम अखबार पढ़ चुके हो, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको बता दूं क्रम वाच्य में एक तो से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है, से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और कर्म वाच्य में हमेशा ही सकर्मक केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्तृवाच्य में सकर्मक का भी प्रयोग कर सकते हैं और अकर्मक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि भाववाच्य में केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, और अकर्मक क्रियाओं के साथ साथ भाववाच्य में एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का भी प्रयोग किया जाता है। तो तुमने अखबार पढ़ा बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ने प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है, न कि कर्मवाच्य में। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, द्वारा और से का प्रयोग कर्मवाच्य में भी किया जाता है, भाववाच्य में भी किया जाता है, लेकिन इन चारों ही वाक्यों में से द्वारा का प्रयोग एक में किया गया है, अर्थात ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैं रामायण नहीं पढ़ सका। अब देखो आपको बता दूं कई तो ये नहीं देखते ही इसका भाववाच्य कर देते हैं, तो आपको यह बता दूं ये कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वाक्य या नकारात्मक वाक्य केवल और केवल भाववाच्य में हो सकता है कि वह क्रमवाच्य में भी हो सकता है, और हो सकता है कि वह कर्तृवाच्य में भी हो सकता है। तो मैं रामायण नहीं पढ़ सका, यहाँ पर कर्तृवाच्य है, न कि कर्म और भाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य देखो इसमें पहले में आ गया अध्यापक ने, तो ने प्रसरक का प्रयोग। अब आपको एक तो बता दूं अगर वाक्य में ने का प्रयोग आ जाए या ने और को का पेड़ बना हुआ आ जाए, अर्थात जोड़ा बना हुआ आ जाए, तो आपको आंखें बंद करके चाहिए आप कर्तृवाच्य करोगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो हमको क्या पूछा है, कर्तृवाच्य पूछा है, और कर्तृवाच्य ये आ गया अध्यापकों ने विद्यार्थी को पढ़ाया, ने और को का पेड़ बना हुआ आता है, तो बिल्कुल इसमें ही कर्तृवाच्य होगा, आगे आपके जाने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखो द्वारा है, पुस्तक भी है अर्थात क्रम भी है, पढ़ना गई, पढ़ना भी सकर्मक, पढ़ी गई पढ़ना सकर्मक क्रिया है, अर्थात देखो सकर्मक क्रिया है, कर्म है और से और द्वारा है, और ये तीनों ही टर्म एंड कंडीशन किस वाच्य में होती है, क्रम वाच्य में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रम वाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वापस देखो ने प्रसरक का प्रयोग आ गया, और ने प्रसरक का प्रयोग केवल और केवल कर्तृवाच्य में किया जाता है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। 70 प्रश्न, क्योंकि आपको बता दूं हाईकोर्ट एलडीसी में हिंदी के 100 प्रश्न आए थे, उन 100 प्रश्नों में बाकी 30 प्रश्न विशेषण संबंधित थे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित थे और ऑफिशियल वर्डों से संबंधित थे। लेकिन अब की बार हाईकोर्ट एलडीसी 2021 में उन टॉपिकों को सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसीलिए अभी उन प्रश्नों की बात करना हमारे लिए निरर्थक होगी। अब कभी भी जब आगे वीडियो डालेंगे तो उसमें सभी प्रश्नों की बात करेंगे, अर्थात आशा करता हूं कि आपको शायद सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप देखो प्ले स्टोर में जाके सक्सेस आइकन ऐप जरूर सर्च करना है। आपको सक्सेस आइकन ऐप ये सक्सेस आइकन लिखना है और वहाँ पर ये इस लोगो का ऐप दिखाई देगा। इस
ऐप पर, इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर इंस्टॉल करते हो तो देखो हमारे द्वारा हर संडे को मेगा टेस्ट रखे जाते हैं, जिसमें से आप 151 रुपये का नगद पुरस्कार जीत सकते हो, जिसमें आप 151 रुपये का नगद पुरस्कार जीत सकते हो। और देखो 10 टेस्ट पहले करा चुके हैं और 11वां मेगा टेस्ट है हिंदी का, और वो टेस्ट है 6 जून 2021 को। 50% होंगे, 20 मिनट होगी और 11 बजे से 11:05 तक आपको टेस्ट चालू करना होगा। और जो भी पहले स्थान पर आएगा उसे 151 रुपये का पुरस्कार उसके फ़ोन पे में या गूगल पे में या नेट बैंकिंग के द्वारा, जैसी भी फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले के पास अगर जैसी भी सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार उसके खाते में या उसके भाई के खाते में, उसके पिताजी के खाते में, जैसे वो बोलेगा उसे बात की जाएगी, बिल्कुल बाकायदा व्हाट्सएप की जाएगी, आपको उसके चैट दिखाई जाएगी कि क्या हमने बात की है और रुपए डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो इसी प्रकार देखो ये 11वां टेस्ट मेगा टेस्ट है जो 6 जून को होने वाला है और हिंदी सब्जेक्ट है। आगे 12वां टेस्ट है, ये 4 जो टेस्ट है ये जून में रखे गए हैं, चारों टेस्ट जून के हैं। 12वां मेगा टेस्ट है इंग्लिश का होने वाला है, 13 जून को होगा, 100% होंगे, 40 मिनट होगी। वही टर्म कंडीशन है कि 11 बजे से 11:05 तक आपको स्टार्ट करना होगा और जो 1 नंबर आएगा उसे 151 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। वापस एक मेगा टेस्ट रखा गया है जीके का, राजस्थान जीके का, हाईकोर्ट एलडीसी को मद्देनजर रखते हुए 20 जून को रखा गया है। 50% है, 20 मिनट है, 11 बजे से 11:05 तक है और 151 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। फिर से ज़्यादातर विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार 1 महीने में इंग्लिश के 2 मेगा टेस्ट रखे गए हैं और आप उन दोनों मेगा टेस्टों को देखकर उनके विजेता बनकर हर एक टेस्ट में 151 रुपये का पुरस्कार जीत सकते हैं। और वह मेगा टेस्ट, चौथा मेगा टेस्ट रखा गया है 27 जून को। तो आपको बता दूं ये चारों ही टेस्ट जून में रखे गए हैं और जब 27 जून होगी और हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम आपके सामने जुलाई के जो मेगा टेस्ट रखे गए हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा आपको। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।